हे भगवान, कैसी मेरी फूटी किस्मत है। दिन रात लकड़ियाँ काट कर बेचा करता हूँ, लेकिन फिर भी अपने परिवार को ढंग का भोजन नहीं दे पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? आज अगर लकड़ियाँ काट कर अच्छे पैसे मिल गए तो शायद मैं राधिका के लिए दवाई ले पाऊँ। इतना कहकर रामू घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो लकड़ियाँ लेकर गांव की तरफ आता है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, सूखी मोटी लकड़ियाँ ले लो, बहुत अच्छी लकड़ियाँ हैं। देख लो भाई, जलाने में बढ़िया, खाना पकाने में काम आएगी ऐसी मजबूत और अच्छी लकड़ियाँ और कहीं नहीं मिलेंगी। ले लो, मौका हाथ से जाने न दो। तभी सेठ हरिदास पास आता है। अरे रामू, तू भूल गया क्या? ये लकड़ियाँ तो मुझे देनी थी, तू इन्हें गांव में क्यों बेच रहा है? देख बेटा, मैं जानता हूँ तेरी हालत कितनी तंगी में है। तेरी पत्नी बीमार पड़ी है, घर में चूल्हा तक नहीं जलता। फिर भी मैंने सोचा कि तुझे दाम अच्छे दे दूंगा ताकि मेरे घर की मुश्किलें कम हो सके, लेकिन तूने तो मुझे अपने ही हक से वंचित कर दिया। सेठ जी, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, ऐसा मत करिए। अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपनी पत्नी के लिए दवाई नहीं ला पाऊंगा। वो बुखार से तड़प रही है सेठ जी। आज मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे चाहिए, वरना मेरे घर का दिया बुझ जाएगा। अरे तू कौन सी दुनिया में जी रहा है रामू? तू भूल गया क्या कि तू मुझसे कर्ज लिया था? तो मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं? ये लकड़ी मुझे दे दो और चला जाए यहाँ से। सेठ जी, रहम करिए सेठ जी, मेरी पत्नी बीमारी से तड़प रही है। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरी लकड़ियाँ मत लीजिए। ये मेरे लिए सिर्फ लकड़ियाँ नहीं है, बल्कि मेरी बीवी की आखिरी उम्मीद है सेठ जी। यही तो मेरी रोजी रोटी है। अगर इसका भी आप पैसे नहीं दोगे तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? सेठ हरिदास उसकी बात नहीं सुनता और अपने आदमियों को बुलाकर लकड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। रामू उदास होकर अपने घर की तरफ जाता है। क्या हुआ जी? आज लकड़ियाँ बिकी क्या? फिर से खाली हाथ आए हैं? क्या बताऊं भाग्यवान, आज भी बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ काट कर लाया था और बेचने ही निकला था कि सेठ हरिदास ने मेरी सारी लकड़ियाँ ले ली। अब हम क्या करें जी? सेठ से हमने जो कर्ज लिया था उसी वजह से वो हमारी सारी लकड़ियाँ ले लेता है। ऐसे तो ना हम कर्ज चुका पाएंगे और ना ही हमारा घर ठीक से चलेगा। हम तो भूख और बीमारी से ही मर जाएंगे जी। हाँ राधिका, अब हम क्या करें? ऐसा लगता है जैसे सारी उम्मीदें छिन गई हैं और हमारे पास कोई भी रास्ता ही नहीं बचा है। एक और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और अब दिल बस टूटता जा रहा है। तभी राधिका बीमारी की वजह से खांसने लगती है। क्या हुआ? तुम्हारी खांसी फिर से बढ़ गई है क्या राधिका? रुको, मैं तुम्हें जड़ी बूटी देता हूँ। कौन सी जड़ी बूटी दोगे आप? सारी जड़ी बूटियाँ खत्म हो गई है और वैद्य जी ने फिर से दवा देने से पहले पैसे मांगे हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। रुको, मैं किसी से मदद लेकर आता हूँ। शायद गांव वाले कुछ पैसे दे दें जिससे मैं तुम्हारी दवाई ला सकूं। फिर रामू गांव की तरफ निकल पड़ता है और एक गांव वाले के पास जाता है। भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसके लिए दवाइयाँ ला सकूं। अरे जा, तुझे कौन मदद करने वाला है? तुम तो पैसे ही मांगते रहते हो। जाकर कोई और काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? तुम जैसे गरीब लोग गांव वालों पर बोझ हो बोझ। भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इस वक्त मेरा टाइम खराब है तो क्या हुआ? मैं मेहनत कर रहा हूँ। भगवान एक न एक दिन मेरा दिन जरूर लौटाएंगे। बस मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। हाँ तो भगवान के भरोसे रहो। हम गांव वालों से पैसा क्यों मांग रहे हो? इतना कहकर रामू उदास होकर दूसरे गांव वाले के पास जाता है। भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसकी दवाई ला सकूं। अरे भाई, तेरा चेहरा देखते ही मुझे मालूम हो गया था। तुम्हारी वही परेशानी, वही लाचारी। क्यों यहाँ आ गया? हाँ, जा यहाँ से। तुम जैसे लोग भगवान के भरोसे ही मर जाते हैं। तेरी हालत कभी नहीं सुधर सकती। हरिलाल भाई, आप लोग मुझे देखकर क्यों मजाक बनाते रहते हो? मेरी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अच्छा करने की, मगर हर बार कोई न कोई परेशानी आ जाती है।
फिर रामू कई गांव वालों के पास जाता है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। रामू उदास होकर घर लौटता है और मन ही मन सोचता है, मैं और मेरी फूटी किस्मत, लगता है कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। फिर अगली सुबह रामू कुल्हाड़ी लेकर घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। आज शायद मेरी किस्मत चमक जाए और मेरी सारी लकड़ियाँ बिक जाए और मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो मेरी कुछ हालत सुधरेगी। आज थोड़ा अंदर जंगल में जाऊंगा तो शायद कुछ ज्यादा लकड़ी मिले। रामू रोज की अपेक्षा आज थोड़ा जंगल के अंदर जाता है और लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। आओ मेरे पास आओ, मैं तेरा किस्मत बदल दूंगा। अरे ये जंगल में ये आवाज कैसी? पहले तो कभी मैंने ये आवाज नहीं सुनी। मुझे जाकर देखना चाहिए, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर रामू डरते हुए आवाज के पीछे जाता है और एक पेड़ के पास पहुंचता है। अरे ये तो एक पेड़ से आवाज आ रही है, पर यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? रामू, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ आने में बहुत समय लगा दिए हो। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? तुमने कई साल पहले एक मरे हुए हिरण का अंतिम संस्कार किया था। मैं उसी का रूप बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम वही हिरण की आत्मा हो। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी कुछ मदद मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम इतने नेक और सच्चे हो, फिर भी तुम दर दर भटक रहे हो और तुम्हारी पत्नी बीमारी से तड़प रही है। मुझे ये देखा नहीं गया, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी हिरण के सामने से एक जादुई बीज प्रकट होता है। ये जादुई बीज तुम ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। ये तुम्हारा दुख दूर करेगा और सोने की सब्जी देगी। इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। लेकिन शर्त ये है कि इसे केवल निस्वार्थ भाव से बोना है और लालच कभी मत करना, वरना इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तुम नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं तो यहाँ एक से एक वीर इस बीज के लिए अपनी जान गंवा दिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, यही आपका बहुत बड़ा एहसान है। फिर रामू वो बीज लेकर घर आता है और मन ही मन सोचता है, लगता है अब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और मेरी पत्नी भी, जो कि इतने दिनों से बीमार थी, लगता है अब ठीक हो जाएगी। रामू जैसे ही बीज लेकर आता है, तभी हरिदास सेठ उसे देख लेता है। अरे ओ रामू, कहाँ जा रहा है? अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने मुट्ठी में क्या रखा है जो इतना चमक रहा है? कुछ नहीं सेठ जी, ये तो बस कुछ नहीं है। ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। रुक जा, मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगा। फिर रामू जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। हरिदास सेठ गांव के चौपाल पर जाता है। अरे सुना तुम लोगों ने? मैं रामू को कुछ छुपाते हुए हाथ में देखा है। जरूर जंगल से उसे कुछ ऐसा चीज मिला है जो वो अकेले हड़पना चाहता है। हमारे ख्याल से उसे कोई जादुई बीज मिली है जो वर्षों से जंगल में थी। लगता है ये वही है। ये तुम क्या कह रहे हो सेठ जी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो तो बहुत अमीर हो जाएगा। नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलो हम सब मिलकर वो बीज उससे छीन लेंगे। वो तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। उसकी क्या औकात कि वो मुझे मना कर सके? हाँ, भला वो अकेले अमीर क्यों बनेगा, हम भी बनेंगे। इतना कहकर सभी गांव वाले रामू के घर पहुंचते हैं। अरे ओ रामू, तुम कोई जादुई बीज जंगल से लेकर आए हो, चलो हम सबको दे दो। नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जंगल से कुछ नहीं लाया हूँ। मैं खुद देखा हूँ तुम्हारी मुट्ठी में चमकता हुआ कोई चीज। वो जादुई बीज हो सकता है। तू नहीं देगा तो बहुत पछताएगा। सेठ जी आप कुछ भी कहो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देख ले, अगर हमें पता चल गया कि तुम्हारे पास है तो देखना, हमसे खराब आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सेठ हरिदास मन में सोचता है, तुम बहुत झूठ बोल रहे हो। मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं तो वो जादुई बीज लेकर ही रहूँगा।
चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। रामू बीज को सुरक्षित अपने घर में रखता है। क्या हुआ जी? ये भीड़ कैसी थी? अरे कुछ नहीं, बस हमारी अब किस्मत बदलने वाली है। हमारी किस्मत बदलने वाली? ऐसा क्या हो गया है? ठीक है, बस तुम देखती जाओ। फिर रामू बीज अपने आंगन में लगा देता है